दोस्तों, गंगा नदी के बारे में कहा जाता है गंगावारी मनोहारी मुरारी चरिच्युतम त्रिपुरारी सिरिशारी पाप हारी पुनातनु मां। यानी कि गंगा नदी का जल जो मनोहारी है, जो शुद्ध है, वो गंगा मां जो भगवान शिव के शीश पर विराजमान है, विष्णु जी के चरणों से निकली हुई है, जिनका जल शुद्ध है। हे मां गंगे, मेरा उद्धार कर, मुझे भी शुद्ध कर। लेकिन आज के समय आपने देखा होगा कि उसी मां गंगा के जल पर स्वयं के शुद्धिकरण का संकट मंडरा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम है जेरेमी वार्डे, जब इन्होंने हमारे भारत में यात्रा की तो यात्रा के दरमियान इन्होंने वाराणसी घाट को इन्होंने विजिट किया। और जब वाराणसी घाट पर इन्होंने गंगा रिवर वाटर को जब इन्होंने उसकी क्वालिटी को चेक किया तो इन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया हमारे गंगा के पानी को। क्योंकि हमारे गंगा के पानी में जो फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है उसका लेवल लगभग 82,000 है। और ये 82,000 लेवल बताता है कि गंगा नदी में कितने बड़े स्तर पर सीवेज पॉल्यूशन जा चुका है। दरअसल में जो जेरेमी वार्डे हैं वो जाने जाते हैं नदियों में विभिन्न प्रकार के जीवों को पकड़कर उनका अध्ययन करने के लिए, और जीवों की जनसंख्या के आधार पर फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस नदी का जल स्तर जो है, जल में जो पॉल्यूशन है वो घटा है या बढ़ा है। जब इन्होंने देखा कि वहीं पर घाट पर जो मानक लगा हुआ है उस मानक का यह कहना है कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पीने के पानी में 0 होना चाहिए, वहीं साथ ही साथ ये तैरने वाले पानी में 500 तक चल सकता है, लेकिन यहां पर जो लेवल मिला है वो 82,000 मिला है, जिससे हमें यह पता चलता है कि गंगा नदी का पानी तो आज तैरने के लायक भी नहीं बचा है। और सिर्फ ये गंगा रिवर का वाटर एक्सपोज नहीं हुआ है, ये एक्सपोज हुआ है हमारी सरकार का वो सिस्टम भी, जहां सरकार दावे करती है कि हम 30,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की लागत के हम लगभग 347 से भी ज्यादा ऐसी परियोजनाएं चला रहे हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट से लेकर के रिवर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन सभी योजनाओं को भी एक्सपोज करने का कार्य करती है। इससे ये सभी की सभी परियोजनाएं भी एक्सपोज हुई है। दरअसल में अगर हम गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी हमारे उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और पश्चिम बंगाल तक बहते हुए लगभग 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी का बेसिन हमारे 26% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यही कारण है कि गंगा का एक बड़ा योगदान माना जाता है हमारे यहां पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी उपलब्ध कराने में, पीने का जल उपलब्ध कराने में, और हमारे उत्तर भारत में एक विशाल मैदान उपलब्ध कराने में, जिसका हमारे यहां का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व रहने में इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अगर हम प्राचीन समय की बात करेंगे तो उस समय के लोग, और वो अच्छे लोग जो हमसे कम पढ़े लिखे थे, जिन्होंने गंगा को आज तक शुद्ध करके रखा था, उन लोगों का यह मानना था कि अगर हम नदी के दायरे में रहेंगे तो नदी में अशुद्धियां फैलाएंगे। यही कारण था कि नदी के तट से लगभग 1.5 किलोमीटर तक किसी को भी रहने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे करके जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो इन नदियों की तरफ बढ़े, और देखते ही देखते जो एक बड़े लेवल का सेटलमेंट था वो नदियों के किनारे पर होने लगा। जब सेटलमेंट होने लगा तो धीरे धीरे नदियों के ऊपर लगातार दबाव बढ़ने लगा और वहां प्रदूषण भी बढ़ने लगा। मेरा ऐसा मानना है कि उस समय के लोग जो थे वो अपने ऊपर गंगा नदी का इतना बड़ा एहसान मानते थे कि बस वही यही नदी है जिस नदी ने हमें पीने के लिए पानी दिया, सिंचाई के लिए हमें पानी दिया, खेती करने के लिए मिट्टी दी, रहने के लिए स्थान दिया, तो इस नदी का एहसान हमें उम्र भर निभाना है और इस नदी को हमें गंदा नहीं करना है। ये सोच हुआ करती थी उस समय के लोगों की कि हमें नदी के जल को शुद्ध क्यों रखना है। लेकिन देखते ही देखते नदियों के ऊपर लगातार इतने ज्यादा धर्मों को थोप दिया गया कि गंगा नदी में वर्तमान में आपने देखा होगा कि कई कई जगह तो यह प्रचलन है कि डेड बॉडी को न दफनाया जाएगा, न जलाया जाएगा, उसको पानी में बहा दिया जाएगा। मूर्ति विसर्जन बड़े स्तर पर किया जाएगा, फूलों को डाला जाएगा, और अभी हाल ही में एक वीडियो तो ऐसा भी आया था कि गंगा नदी में दूध को चढ़ाया जाएगा। जबकि हमें साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ऐसे प्रोडक्ट अगर हम लगातार गंगा नदी के पानी में डालेंगे तो इससे गंगा नदी का जो बीओडी लेवल है, यानी कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो बढ़ेगा। यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक पैरामीटर होता है जो रिवर वाटर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर वीओडी का लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब नदी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और जब वीओडी का लेवल बढ़ेगा, नदी में पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो फिर ऐसे पॉजिटिव वेक्टर्स, ऐसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो नदी के जल के प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं, खास करके हमारी गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि बैक्टीरियोफेज इसमें होता है जो सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर को यहां पर मेंटेन करने का काम करता है। इन सभी की संख्या कम होगी और गंगा नदी का पानी बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होता चला जाएगा।
अपने उद्गम स्थल से स्टार्ट होने के बाद में गंगा नदी जब कन्नौज में पहुंचती है तो कन्नौज से इत्र की फैक्ट्रियों से निकलने वाला, पीतल की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पॉल्यूटेड वाटर है वो गंगा नदी में मिलना शुरू होता है। यहां से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो कानपुर में एक नाला है जिसका नाम है सिसामऊ नाला। उस सिसामऊ नाले का जब मैं एक डेटा पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि वो नाला है जो लगभग एक दिन में 751 टन सीवेज लगातार गंगा नदी में डाल रहा है। हालांकि 2014 में जब सरकार सत्ता में आई तो सरकार ने दावा किया कि हमने उस नाले का पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया है, उसको गंगा नदी से डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि शंकराचार्य जी माघ मेले में जब स्नान नहीं कर पाए तो मीडिया इसी मुद्दे को लेकर के हाथ धोकर पीछे पड़ गया और लगातार हर एक न्यूज चैनल पर इसको कवर किया गया। लेकिन अभी वर्तमान में जो जेरेमी वार्डन ने दावा किया है उसको लेकर के कवरेज के बारे में कोई भी आपने चर्चा नहीं सुनी होगी। मतलब आज देश में यह स्थिति आ चुकी है कि हम अपनी गलतियां जो कर रहे हैं उनको न तो हम मानने के लिए तैयार हैं और ना ही हमें पता है, और जब कोई हमें दूसरा बताने को तैयार है तो हम उसको कवरेज करने के भी मूड में नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नदियों के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है ये कहीं ना कहीं एक बड़े प्रदूषण का कारण बनेगा और ये हमारे पूरे के पूरा मानव सभ्यता पर भी संकट लाकर खड़ा कर सकता है। शुरुआत में दोस्तों नदियों को एक एहसान के रूप में देखा गया, धीरे धीरे रिसोर्स के रूप में देखा गया। अमेरिका ने टेनेसी जैसे रिवर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बाद हमें बताया कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं और 1948 से हमने नदियों पर लगातार बांध बनाने शुरू कर दिए। जब हमने लगातार नदियों पर बांध बनाए तो प्रेजेंट टाइम में छोटे बड़े प्रोजेक्ट को अगर शामिल कर लिया जाए तो अकेली गंगा नदी पर लगभग ये मान के चलो अब 943 डैम है। यानी कि हम एक रिवर के अंदर फ्लो छोड़ ही नहीं रहे हैं। जब फ्लो नहीं बचेगा तो वाटर में ठहराव आएगा, वाटर में ठहराव आएगा तो पानी में नंबर ऑफ वेक्टर्स के वहां जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो अमेरिका जो टेनेसी जैसे रिवर प्रोजेक्ट का दावा कर रहा था कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसी अमेरिका ने यह भी कहा है कि अब हम नदियों से डैम को हटाएंगे, क्योंकि नदियों का अस्तित्व है तो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है तो हम सब और आप हैं। हमें आवश्यकता है आज के समय पर इस मुद्दे को बड़े से बड़े स्तर पर उठाने की और अपने लोगों को, आसपास के लोगों को, समाज के लोगों को जागरूक करने की, क्योंकि गंगा का पानी देवप्रयाग और खास करके ऋषिकेश तक ही शुद्ध बचा हुआ है। तो जब कभी भी अपने घरों में शुद्धिकरण के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए गंगा जल का इस्तेमाल करें तो मैं आग्रह करूंगा कि देवप्रयाग या ऋषिकेश वाला जो गंगा जल है उस गंगा जल का ही हम लोग इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी आस्था भी बनी रहेगी और आस्था के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी बना रहेगा, जो कि सर्वाधिक जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।